इस वीडियो में हम 11 kV बाय 0.43 kV सबस्टेशन के SLD के बारे में बात करेंगे कि इसका SLD किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या इस तरीके के सबस्टेशन होते हैं इनमें यूज किया जाता है। जो हमारे ये 11 kV बाय 430 वोल्ट के जो सबस्टेशन होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। चाहे हमारी छोटी कोई इंडस्ट्री हो या हमारे जो घर होते हैं, कोई भी कॉलोनी हो, कोई भी एरिया हो, उसको पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए भी इसी सबस्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक नॉर्मल कॉलोनी की बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको ये 2 से 4 सबस्टेशन आराम से देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप के सबस्टेशन को अक्सर 2 पोल के ऊपर लगाया जाता है, तो इसीलिए इसको पोल माउंटेड सबस्टेशन भी कहा जाता है। इस सबस्टेशन में जो इनपुट होती है वो 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज होती है और जो आउटपुट हम लेते हैं वो 0.43 kV यानी फेस टू फेस की बात की जाए तो लगभग 430 वोल्ट के आसपास तक हमें आउटपुट में 3 फेज से मिलते हैं। और सिंगल फेस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 220 से 230 वोल्ट सिंगल फेस में मिल जाते हैं। तो ये जो सबस्टेशन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्यूल पोल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस सबस्टेशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको लगाने के लिए 2 पोल का उपयोग किया जाता है। इस तरह का जो सबस्टेशन होता है उसमें मुख्य तौर पे 100 kVA से लेके 400 kVA तक के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो पोल माउंटेड हमारा सबस्टेशन होता है इसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 400 kVA तक की होती है। अगर 400 kVA से ज्यादा की हमारी रेटिंग है तो वहाँ पे हम पोल माउंटेड की जगह प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन का उपयोग करते हैं। अगर कहीं पे हमें 400 kVA से ज्यादा का जो सबस्टेशन है वो लगाना है और वहाँ पे हमें जो लैंड है वो मौजूद नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम 400 kV से ज्यादा का जो ये 11 kV बाय 430 वोल्ट का सबस्टेशन होता है इसको भी हम पोल माउंटेड लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका SLD कैसे होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। और आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप किस तरीके से इसको बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो ये 11 kV की इनपुट आ रही है ये हमारे पोल के ऊपर आती है और सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें लाइटिंग अरेस्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो लाइटिंग अरेस्टर यानी LA होता है वो पोल के सबसे ऊपर जो चैनल लगाया जाता है वहाँ पे मौजूद होता है। इसका उपयोग हम लाइटनिंग के लिए करते हैं। अगर बारिश के मौसम में हमारे सिस्टम के ऊपर लाइटनिंग होती है तो इस लाइटनिंग अरेस्टर के द्वारा वो सारा जो करंट होता है वो अर्थ में चला जाता है। इसके बाद हमारा आता है जियो स्विच। जियो स्विच का पूरा नाम गैंग ऑपरेटेड स्विच होता है, इसको TPMO भी बोला जाता है। अब TPMO का मतलब ट्रिपल पोल मैकेनिकल ऑपरेशन स्विच होता है। ये आपने ट्रांसफार्मर में ये एक हैंडल जैसा देखा होगा जिसको अक्सर ट्रांसफार्मर में कोई भी काम करते समय इसको गिराते हैं, जिसको यही बोला जाता है कि हैंडल गिराया है। इसको ही जियो स्विच कहा जाता है। अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लगे हुए जो HT फ्यूज है वो उड़ जाते हैं या जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो काम करना बंद कर देता है या हमारी लाइन पे हमें कोई भी काम करना होता है तो हम इस जियो स्विच को ही पहले बंद करते हैं और फिर उसके बाद ही हमारा जो भी काम होता है वो करते हैं। अब जियो स्विच के बाद जो हमारी ये लाइन होती है वो फ्यूज में आती है। ये फ्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये DD फ्यूज भी हो सकता है, ये DO फ्यूज भी हो सकता है और ये HG फ्यूज भी होता है। अब DO और DD फ्यूज एक जैसे ही होते हैं। DD का मतलब ड्रॉप डाउन होता है और DO का मतलब ड्रॉप आउट फ्यूज होता है। ये फ्यूज एक तरीके से एक ट्यूब की तरह दिखता है। जब भी हमारा कोई भी फॉल्ट होता है या करंट लिमिट से ऊपर जाता है तो ये फ्यूज हमारे ऊपर से निकल के नीचे की तरफ गिर जाते हैं और जो हमारा सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम चांस होते हैं कि हमें इन फ्यूज को बदलना पड़ता है, यानी ये फ्यूज हमारे सीधा नीचे गिरते हैं, जलते नहीं है। बहुत ही कम कंडीशन में हमारे ये फ्यूज उड़ते हैं और उसके बाद ही हमें इन फ्यूज को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे ये फ्यूज नीचे की तरफ गिर जाते हैं, उड़ते नहीं है। इसके अलावा जो HG फ्यूज होता है वो होता है हॉर्न गैप फ्यूज। इस फ्यूज में एक बहुत ही पतला तार होता है और उस तार को ऊपर से नीचे तक लगा दिया जाता है। ज्यादातर केस में आपको ये HG फ्यूज देखने को ही मिलता है। अब जो हमारा ये फ्यूज होता है इसके बाद हमारी ये लाइन सीधा ट्रांसफार्मर में आती है। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसकी जो वाइंडिंग होती है वो डेल्टा टू स्टार होती है, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं वो स्टार में होती है। अब ट्रांसफार्मर से जो हमारी आउटपुट निकलती है वो आउटपुट हमारी LTDB में आती है, यानी जो हमारी LTDB होती है यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर लगा होता है जिसको किसी भी सिचुएशन में हम बंद और चालू कर सकते हैं। कहीं कहीं पे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की जगह नॉर्मल फ्यूज भी दे दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे इस LTDB में मीटर भी यूज किया जाता है जो कि हमारे पूरे ट्रांसफार्मर के कंजप्शन, वोल्टेज, पावर फैक्टर आदि सब कुछ मेजर करता रहता है। अभी हमारी जो LTDB होती है यहाँ से जो आउटगोइंग निकलती है वो 3 फेस और 4 वायर की होती है, यानी कि 3 हमारे फेस होते हैं और जो चौथी वायर होती है वो हमारा न्यूट्रल होता है जो कि हमारे सीधे कंज्यूमर के पास जाती है और फिर वहां से सिंगल फेस या 3 फेस जैसा भी हमारी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से
उसको कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारा ये सिस्टम होता है इसमें 3 अर्थिंग भी यूज की जाती है। एक अर्थिंग हमारे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है उसके लिए की जाती है, जिसको हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। एक अर्थिंग हमारे पूरे सिस्टम के लिए यूज की जाती है, यानी कि जितना भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है ट्रांसफार्मर को मिला के उन सभी के लिए एक अर्थिंग यूज की जाती है। और एक अर्थिंग जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है, एक अर्थिंग उसके लिए यूज की जाती है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को आप कैसे पहचाने कि ये ट्रांसमिशन लाइन कितने केवी की है, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में किस कंडक्टर का यूज किया जाता है, क्या क्या इनके नाम होते हैं, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।